हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय संदीप अरोड़ा में। तो खासकर दोस्तों मैं आज ये वीडियो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको बताया है, मैंने कुछ वीडियो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बनाई हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फिस्कल पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी को, राजकोषीय नीति को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फिस्कल पॉलिसी यानी हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्लियर है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। फिस्कल पॉलिसी क्या है? राजकोषीय नीति गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, लाइक दैट कुछ भी एक्टिविटी है गवर्नमेंट की, उन सारी एक्टिविटीज के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो नीति बनाई जाती है, उसी को ही राजकोषीय नीति का नाम दिया जाता है, फिस्कल पॉलिसी का नाम दिया जाता है। अब पता है गवर्नमेंट का काम क्या होता है? टैक्स लगाना, टैक्स से रिलेटेड, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, पब्लिक डेब्ट से रिलेटेड, यानी इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की होती है, वो सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसी को क्या नाम देते हैं? राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक वर्ड है फिस्क। फिस्क जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है क्या? ट्रेजरी। क्या मीनिंग होता है? ट्रेजरी यानी खजाना। अब खजाने से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसी को ही क्या नाम देते हैं? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। फिस्क वर्ड किससे बना है? ट्रेजरी से। ट्रेजरी का मतलब है खजाना। तो खजाने से संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी नीति है, उसी को ही हम फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। अब खजाना ही है, ऋण टैक्स लगाना, रेवेन्यू कलेक्ट होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना लोगों के लिए, पब्लिक डेब्ट लेना, लोगों से पैसा उधार लेना, ऋण लेना, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे के सारे काम को कंट्रोल कैसे करना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, कितना ऋण लेना है, यानी ये सारे कामों से रिलेटेड, इनसे संबंधित जो भी नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसे ही क्या नाम देते हैं? फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं, राजकोषीय नीति का नाम देते हैं। आजकल हर विकसित देश के अंदर या हम कहीं कोई भी देश के अंदर फिस्कल पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। इसका जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी जो राजकोषीय नीति है उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, किन किन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये जो फिस्कल पॉलिसी है वो बनाई जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी के बारे में, यानी राजकोषीय नीति जो है उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो उद्देश्य मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स पूर्ण रोजगार। यानी फिस्कल पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना, यानी बेरोजगारी को खत्म करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फिस्कल पॉलिसी का। अब मेन ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना, बेरोजगारी को खत्म करना। और बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम होगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने का काम करती है। तो ये सबसे मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फिस्कल पॉलिसी का। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता, यानी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, राजकोषीय नीति के द्वारा कीमतों में स्थिरता भी रखी जाती है। वो कैसे? अब देखिएगा, अगर सपोज करो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, मुद्रा स्फीति चल रही है, उस केस में क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम। दूसरी तरफ टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स बढ़ेंगे, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, उससे फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली
टैक्स को बढ़ाकर पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करके क्या किया जा सकता है, डिमांड को कम। और जैसे ही डिमांड कम होगी, प्राइसेस जो बढ़े हुए थे मार्केट में, जो इन्फ्लेशन थी, वो प्राइसेस कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखें कि अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है, कीमतें बहुत ज्यादा मात्रा में गिरी हुई हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा। और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। दूसरी साइड टैक्स को कम किया जाएगा। जैसे ही टैक्स कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर टैक्स को कम करने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से जो प्राइसेस गिरे हुए हैं वो कंट्रोल में आने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। सो डिफ्लेशन को भी दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार फिस्कल पॉलिसी जो है वो कीमतों में स्थिरता भी लाती है, प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आने का काम भी करती है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी आर्थिक असमानता में कमी। जो आर्थिक असमानता क्रिएट हो जाती है, अमीर ज्यादा अमीर, गरीब ज्यादा गरीब होता चला जाता है ना, उसमें कमी लाने का काम भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है। वो कैसे? जो टैक्स की प्रणाली है, टैक्स का जो सिस्टम है ना, उसको प्रोग्रेसिव बना के प्रगतिशील कर प्रणाली को लागू करके, अब कर प्रणाली को लागू करना है, कर प्रणाली में चेंज करना है, वो किसके माध्यम से होगा, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से होगा। और फिस्कल पॉलिसी में क्या बनाया जाए, टैक्सेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाए, प्रगतिशील बनाया जाए। जिसका मतलब क्या है, ज्यादा इनकम वाले पर ज्यादा टैक्स और कम इनकम वाले पर कम टैक्स लगाया जाए। इससे क्या होगा, अमीर लोगों पर, धनी लोगों पर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो उससे ज्यादा टैक्स जो लगेगा, उससे जो आने वाली रेवेन्यू उसको कलेक्ट करके जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो गरीबों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, अमीरों का पैसा कलेक्ट करके गरीबों के पास पहुंचेगा। इससे क्या होगा, आर्थिक जो असमानता थी उसमें कमी आएगी। आर्थिक असमानता में कमी आने से आर्थिक समानता क्रिएट हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ये काम भी किसके द्वारा किया जा सकता है, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे मुख्य भी कह सकते हैं, यानी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे? अब फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से टैक्स को कंट्रोल किया जा सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस दोनों को कंट्रोल जब किया जा सकता है फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, उससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, और कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। और पूंजी निर्माण जब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एक देश क्या करेगा, विकास करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्यों? पूंजी निर्माण बढ़ेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और अल्टीमेटली लोगों की इनकम बढ़ेगी, और एक देश क्या करेगा, विकास करने लगेगा। तो इस प्रकार फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम भी किया जा सकता है। तो बच्चों ये थे ऑब्जेक्टिव्स किसके, फिस्कल पॉलिसी के, उद्देश्य राजकोषीय नीति के। इनके बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी जो हमारी राजकोषीय नीति है उसके उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन उपकरणों के माध्यम से फिस्कल पॉलिसी काम करती है। तो मैंने पहले भी बताया, गवर्नमेंट की हर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं वही उसके क्या होंगे, उपकरण होंगे। गवर्नमेंट की एक्टिविटी क्या है, टैक्स लगाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना, पब्लिक डेब्ट लगाना, या जब उसके पास पैसे की कमी हो जाए तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था को भी अपनाती है। तो यही चार इसके क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने लिख दिए हैं, तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला टूल है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेशन पॉलिसी। तो आपने ध्यान रखना है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, टैक्स से। अब टैक्स जब गवर्नमेंट लगाएगी तो उसके माध्यम से भी डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, टैक्स को कम करके भी और टैक्स को बढ़ा के भी। अल्टीमेटली टैक्स में चेंज करके बहुत सारे कामों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे? अब टैक्स जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा, डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो प्रकार के क्या होते हैं, टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, इनकम कम हो सकती है,
डायरेक्ट टैक्स जब लगाए जाएंगे तो उससे डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे क्या हो सकता है, उससे कीमतें बढ़ सकती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जब लगाया जाता है उससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब मांग को कम करना है, डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को भी बढ़ाया जाता है। क्यों? जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हैं डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो कंज्यूमर जो है वो डिमांड कम करते हैं। और दूसरा, जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते हैं तो उससे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, और प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो फिर डिमांड कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली इस प्रकार का काम टैक्स के द्वारा किया जाता है और ये मेन टूल है। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली है कि जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो रियल इनकम को भी टैक्स जो है ना वो क्या कर देता है, कम कर देता है। टैक्स जब बढ़ेगा तो रियल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कितना कम होगी वो डिपेंड करेगा टैक्स मल्टीप्लायर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टैक्स मल्टीप्लायर के ऊपर। अब टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है उसको आपने ध्यान से समझना है। टैक्स मल्टीप्लायर कर गुणक, जिसको हम डिनोट करते हैं के टी से। किसे डिनोट करते हैं? के, स्मॉल टी लिख देना आपने, के टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि टैक्स मल्टीप्लायर जो है ना वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। अगर टैक्स कम लगाया जाए तो इनकम ज्यादा होती है, अगर टैक्स ज्यादा लगाया जाए तो इनकम कम होती है। इट मीन्स इसका एक फॉर्मूला बनता है केटी का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। यानी टैक्स में चेंज आएगा तो इनकम में चेंज आएगा, लेकिन टैक्स कम होगा तो इनकम बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो इनकम कम होगी। क्लियर हुआ? टैक्स बढ़ता है तो इनकम कम, टैक्स कम होता है तो इनकम ज्यादा। तो ये फॉर्मूला होता है टैक्स मल्टीप्लायर का। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। या हम कह सकते हैं इसका एक फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन वन माइनस बी। माइनस बी ऊपर और नीचे वन माइनस बी। अब बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये बी क्या है। बी जो है ये है बी एमपीसी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अब आपको पता है जो कंजप्शन है ना वो कम होता है कब? जब टैक्स लगता है। जब टैक्स लगता है तो कंजप्शन क्या कर पाते हैं? कम कर पाते हैं। तो एमपीसी भी इसके अंदर रोल अदा करती है। क्लियर हुआ? तो जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो नेगेटिव होता है, यानी इनकम का और टैक्स का जो रिलेशन है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ? तो ये पहला टूल था फिस्कल पॉलिसी का, जिसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यानी जो हमारा सार्वजनिक व्यय है उससे संबंधित नीति बनाई जाती है। वो कैसे? अब पब्लिक एक्सपेंडिचर का ना डायरेक्ट लिंक भी होता है और इनडायरेक्ट लिंक भी होता है। आपको ध्यान रखना है क्या? अब पब्लिक एक्सपेंडिचर कुछ ऐसे होते हैं, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जब बढ़ाया जाता है ना तो इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ती है। इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ती है, यानी हम कह सकते हैं चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए, डायरेक्ट किया जाए चाहे इनडायरेक्ट किया जाए, डिमांड तो बढ़े ही बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। क्लियर हुआ? तो वो किस पे डिपेंड करता है ये भी सिंपल सा आपने ध्यान रखना है। इसका इसके साथ रिलेशन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। वो कैसे? इसको भी हम किससे देखेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से देखेंगे। इस प्रकार टैक्स मल्टीप्लायर था उसी प्रकार क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इसको हम डिनोट करते हैं केजी से। किसे डिनोट करते हैं? केजी से। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी। अब डेल्टा जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और वाई क्या है? नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, रियल इनकम भी बोल सकते हैं, सेम यहां पर भी नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर हुआ? वो कैसे? यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम में वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। क्लियर हुआ? अब इसका फॉर्मूला सिंपल सा इसी प्रकार का, यहां भी एमपीसी रोल अदा करेगी, बी अपॉन वन माइनस बी। ऊपर माइनस बी था ना, यहां पर बी नहीं आएगा, सॉरी वन लिखेंगे। ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। वन अपॉन वन माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है किसका? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का। टैक्स के साथ इनकम का नेगेटिव रिलेशन होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब आप बात ध्यान से सुनिएगा क्या। अब डायरेक्टली कैसे प्रभाव पड़ता है? डायरेक्टली क्या होता है कि डायरेक्टली
जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है ना, तो उससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? सपोज करो, होता क्या है कि अल्टीमेटली वस्तुएं और सेवाएं खरीदती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है गवर्नमेंट। उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से डायरेक्टली नेशनल इनकम के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर हुआ? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा किस रूप में? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड और डायरेक्टली नेशनल इनकम में क्या होगी? वृद्धि होगी। और दूसरा, इनडायरेक्टली कैसे होता है? इनडायरेक्टली भी क्या किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा नहीं किया जाता। उस केस में क्या होता है कि या तो बेरोजगारी भत्ता दे दिया, स्कॉलरशिप दे दी, बुढ़ापा पेंशन बांट दी, या इस प्रकार चिकित्सा के ऊपर पैसा खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने। इस प्रकार के जब खर्चे गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, इस पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स हस्तांतरण भुगतान के रूप में जब गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है ना, तो इनडायरेक्टली इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इससे भी नेशनल इनकम में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर हुआ? ये था इसका सेकंड टूल। अब उसके बाद बात आती है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, सार्वजनिक ऋण नीति। इसके अंदर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अब गवर्नमेंट को भी ऋण लेना पड़ता है। कब? जब रेवेन्यू जो है ना वो तो कम हो और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इस केस के अंदर गवर्नमेंट को ऋण लेना पड़ता है। अब गवर्नमेंट भी दो प्रकार का ऋण लेती है, इंटरनल एंड दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल दो प्रकार का ऋण, आंतरिक ऋण और बाहरी, दो प्रकार का ऋण गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। अब आंतरिक ऋण क्या होता है? एक देश के अंदर ही ऋण लेना, और एक्सटर्नल एक देश से बाहर से ऋण लेना। तो अल्टीमेटली क्या होता है? जब ऋण लेने का काम किया जाता है गवर्नमेंट का, ऋण कब लिया जाता है? जब रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, उस केस में ऋण लिया जाता है। जब ऋण लेंगे, इसके अंदर क्या बताया इन्होंने? कहता जो सार्वजनिक ऋण है ना, उसका समग्र मांग के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो कई बातों पर निर्भर करता है। वो कैसे? कहता यदि सरकारी ऋण के कारण, यदि सरकारी ऋण के कारण निजी क्षेत्र की मांग कम नहीं होती, अगर सार्वजनिक ऋण के कारण निजी क्षेत्र की मांग कम नहीं होती, तो इस ऋण द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है? इस धन को खर्च कर देगी, और खर्च करके डिमांड को बढ़ाने का काम करेगी। क्लियर हुआ? यानी पहले केस में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया गया और निजी क्षेत्र की मांग कम नहीं हुई, तो इस ऋण के द्वारा खर्च करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरी साइड कहता यदि गवर्नमेंट के द्वारा जो ऋण लिया गया है उससे निजी व्यय जब कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है? समग्र मांग के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा ना वो अनिश्चित हो सकता है। समग्र बहुत मांग जो है बहुत कम, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ये था इसका सेकंड टूल, सेकंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में हमने जाना। अब आता है तीसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये भी क्या होता है कि गवर्नमेंट की जब रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ऋण कई बार ना लेकर केंद्रीय बैंक से ऋण लिया जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल छोड़िए, आप जब रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी घाटे की स्थिति है, घाटे की स्थिति के अंदर गवर्नमेंट क्या है? केंद्रीय बैंक से क्या लेती है? ऋण लेती है। अब जब केंद्रीय बैंक से ऋण लिया जाता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, और मनी की सप्लाई के बढ़ने पर डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड में क्या आती है? वृद्धि होती है, और उससे फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि स्वाभाविक है, और बेरोजगारी खत्म हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाता है, और कीमतों के अंदर भी स्थायित्व लाया जा सकता है। तो ये थे इसके टूल्स। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी हर संभव सहायता करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।